गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईसीजी के ऊपर क्लास लिया जाए, तो आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी। अब ईसीजी का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये कार्डियोग्राम है ना। और अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये प्रोसीजर है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है उसको कहते हैं। तो यह बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि इसको बोलना क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। तो ग्राफी जो है वो प्रोसीजर है, ग्राफ जो है वो मशीन है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब हमारा ईसीजी है। अब कभी कभी इसको ईकेजी भी बोलते हैं, क्योंकि जर्मन में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के स्पेलिंग में के लिखते हैं, इसलिए इसको ईकेजी भी कहा जाता है। इसलिए कहीं कहीं पे आप देखोगे कि उसका ईकेजी रिपोर्ट इज लाइक दिस, ऐसा करके भी स्टेटमेंट आता है। तो ईकेजी भी ईसीजी ही है ना। तो ईसीजी क्या है, ईसीजी हमको क्यों देखना है? बेसिकली जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब हार्ट के मसल्स में से कंडक्ट होती है तो हार्ट पंप करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, अलग अलग चेंबर में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और जिसके कारण से हमारा हार्ट फंक्शन करता है। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोड लगा के चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रोड कहाँ लगाते हैं? हम हाथ में, पैर में इलेक्ट्रोड रहते हैं, उसके बाद में हम चेस्ट के ऊपर लीड्स लगाते हैं, और उसके बाद में हम उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। अब ईसीजी को पूरी तरह से समझने के लिए उसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा और बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, ताकि आगे चल के जब हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करें तो हमको चीज़ें याद रहे और उसको रटना ना पड़े। हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एट्रियल पार्ट और दूसरा वेंट्रिकुलर पार्ट। अब इसको फिर से लेफ्ट और राइट इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो हमको देखना है कि जो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है, मतलब जहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में जनरेट होती है, वो होता है एसए नोड। अब ये जो एसए नोड है इसको पेस मेकर भी कहा जाता है हार्ट का, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होके पूरे हार्ट तक के डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब इसका सीक्वेंस भी फिक्स है, पहले ब्लड आता है एट्रिया में, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर वेंट्रिकल में भेजेगा, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण से वेंट्रिकल में का ब्लड एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। अब अगर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके फंक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं जो हमको पता होने चाहिए, जिसके कारण से हम ईसीजी को अच्छे से समझ सकेंगे। तो ऐसे नोड जो है ये हमारा पेस मेकर है, यहां से इंपल्स जनरेट होते हैं, और ये इंपल्स यहां से जनरेट होके अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। और इस प्रकार से जाके ये पूरे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो जाके इस पे इंटरवेंट, ये जो एवी कैनाल पे ऊपर जाके वो बम्बार्ड होते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये इलेक्ट्रिकल करंट को जाने नहीं देता आगे। तो बस एक ही जगह है जहां से इलेक्ट्रिकल करंट आगे जा सकता है, वो है ये वाला पोर्शन। इसको कहते हैं एवी नोड्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पूरे दोनों एट्रिया की तरफ फैल जाता है, जिसके कारण से दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इसका अगर हम इलेक्ट्रिकल वेक्टर देखें, अब वेक्टर क्या चीज है? जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर है वो इंडिकेट करता है कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसको बस समझ लो, इसका आगे चल के हमको काफी यूज रहेगा समझने के लिए, सब चीजों के लिए। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करो कि इसका जो वेक्टर है वो रहेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिकल करंट का वेक्टर रहेगा। अब जब ये इलेक्ट्रिकल करंट एवी नोड में आता है तो जैसा हमने समझा था कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इधर से ये पंप कर रहा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो कुछ भी रिसीव नहीं करेगा। जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब वेंट्रिकल रिलैक्स होने चाहिए, तभी उसके अंदर ब्लड जाएगा। और इसलिए जब ये करंट एवी नोड पे आता है तो एवी नोड उसको डिले करता
है ना। और ये डिले करने के कारण जब एट्रिया का पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है। जब वेंट्रिकल में से करंट ये एवी नोड में से होल्ड करने के बाद में जब वो करंट आगे जाता है तो सबसे पहले वो लेफ्ट साइड से आके इस तरीके से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को डीपोलराइज करता है। ठीक है, तो जो ये करंट फ्लो हो रहा है इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन करंट। तो इस डायरेक्शन में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से अगर इसका हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में का इलेक्ट्रिकल वेक्टर को अगर देखें तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। अब ये करंट आगे जाके जो पर्किंजे फाइबर्स है उसके थ्रू वेंट्रिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस प्रकार से यहां से जाके वेंट्रिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जिसके कारण से पूरा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है डीपोलराइजेशन करंट के लिए। अगर इस वेक्टर को अगर हम देखें तो ये मेनली इस डायरेक्शन में रहेगा। इसको थोड़ा बड़ा भी बना रहा हूं क्योंकि ये करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, और सबसे आखिरी में ये जो करंट है वो बेस को डीपोलराइज करता है और इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में रहता है। अगर इसको हम देखें, इसको मैं यहां दिखाता हूं क्योंकि ये सबसे आखिरी में आ रहा है, तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। तो ये डायरेक्शन हमको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा हमारा जो ईसीजी का पैटर्न है वो डिपेंड करता है। तो जैसा हमने समझा कि ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुए, पूरे एट्रिया के ऊपर हुए, लेफ्ट और राइट दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन क्योंकि ये जो एनुलस है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या फिर बोल सकेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके कारण से यहां से करंट नहीं जाता, सिर्फ ऐसे एवी नोड तक के जाता है। अब एवी नोड उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सबसे पहले डीपोलराइज होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट और अपवर्ड्स रहता है। उसके बाद में जो हम देखेंगे कि पर्किंजे फाइबर के थ्रू पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं, जिसके कारण से उसका वेक्टर रहता है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और उसके बाद में सबसे आखिरी में बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं, जिसका वेक्टर रहता है लेफ्ट साइड एंड अपवर्ड। अब ये लेफ्ट साइड क्यों रहता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वेंट्रिकुलर मसल्स ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है और ये इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स इस प्रकार से जनरेट होते हैं। अगर हम इसको अलग से देख ले तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर है, उसके बाद में ये जो वेक्टर आया है ये आया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन के लिए। उसके बाद में जो सबसे बड़ा आता है वो है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, और उसके बाद में जो आता है वो बेस ऑफ द वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। इस प्रकार से हमको जो वेक्टर ऑफ करंट है वो इस प्रकार से मिलता है। तो अभी ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट के अंदर चल रही है ना, इसको हमको मेजर करना है या फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना है, जिसको हम बोलेंगे ईसीजी। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं ताकि हम इसका करंट मेजर कर सके। तो एक एग्जांपल समझते हैं, ये सेम रहेगा जो यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है हार्ट के अंदर। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ इलेक्ट्रोड्स बॉडी में लगाते हैं और उसके थ्रू हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका एक नियम है कि जब भी वेक्टर ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तो आपको अपवर्ड ग्राफ मिलेगा, और जब ये अवे फ्रॉम द ग्राफ जा रहा है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव जा रहा है, तब आपको निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा।
ये नियम है। तो जब भी करंट का वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है आपको अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा, जब भी ये पॉजिटिव से अवे जा रहा है तो आपको निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसके लिए अगर हम ये देखें और एक निगेटिव टर्मिनल आपने राइट आर्म पे लगा दिया और एक पॉजिटिव आपके लेफ्ट फुट में है, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो एक ये हमारा बन जाता है लीड टू, ठीक है। और ये लीड टू होने का कारण इसका डायरेक्शन कहां से रहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर ये हम जो वेक्टर है इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स है, अगर हम अभी इसको ईसीजी पे प्लॉट करेंगे, सपोज ये मेरा बेस लाइन है, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, और इसके ऊपर जो पहला हमारा वेव आएगा वो आएगा एट्रियल डीपोलराइजेशन का। अब एट्रियल डीपोलराइजेशन का जो वेव आता है वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव की तरफ। हमने क्या समझा था, अगर वेक्टर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, तो हमारा आएगा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे। फिर इसके बाद में ये जो है एबी कैनाल से जब करंट जा रहा है, एबी नोड से जब करंट जा रहा है तो उसको होल्ड करता है, और होल्ड करने के कारण यहाँ पे कुछ भी करंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। उसके बाद में हमारा कौन सा आ रहा है ग्राफ, ये आ रहा है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइजेशन का। अब ये करंट कहाँ से जा रहा है, ये पॉजिटिव एंड की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने समझा था कि पॉजिटिव वेव से अगर दूर जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अगर दूर जा रहा है करंट, तो हमको निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो हमको ये निगेटिव डिफ्लेक्शन मिला। उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर आ रहा है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ये मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन अगेन पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है, जिसके कारण से हमको मिलेगा एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। और उसके बाद का कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, ये हमारा बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का करंट है, जिसका डायरेक्शन अगेन पॉजिटिव से अवे है। तो फिर से हमको यहाँ पे निगेटिव वेव मिलेगी। अब इस प्रकार से आपको ईसीजी मिलेगा। तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर ये एवी नोड के कैनल का डिले, फिर इसके बाद में आपको मिल रहा है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिले, उसके बाद में मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और बाद में बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इस प्रकार से ये कार्डियक एक्टिविटी हमको दिखेगी। अब ये जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो गया है तो कुछ देर के लिए उसमें कुछ भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होता, हार्ड डीपोलराइजेशन स्टेट में कुछ देर के लिए रहता है, और आपको यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और उसके बाद में जब रीपोलराइज होता है, मतलब फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तैयार होता है, उसमें निगेटिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस तैयार होते हैं, जो कि निगेटिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जब भी बनते हैं डीपोलराइजेशन के टाइम में, तो वो इस डायरेक्शन में बनते हैं, है ना। और उसका जो वेक्टर रहता है वो इस डायरेक्शन में होता है। अब ये जो निगेटिव वेक्टर जा रहा है वो निगेटिव की तरफ जा रहा है, इसको भी हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि या तो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए या निगेटिव की तरफ जाना है, तभी हमको अपवर्ड डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो रीपोलराइजेशन का करंट मिलता है वो आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका ईसीजी प्लॉट होता है। तो ये वेव को हम बोलेंगे पी वेव, ये जो वेव है इसको हम बोलेंगे क्यू वेव, ये जो है वेव है ये है हमारी आर, और ये है हमारा एस वेव, और ये जो वेव आ रही है इसको हम बोलेंगे टी। तो इस प्रकार से हमको ईसीजी मिलता है। और ईसीजी क्यों मिला, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड लगा के जो करंट के डीपोलराइजेशन करंट के जो वेक्टर्स है और रिपोलराइजेशन करंट के जो वेक्टर्स है उसको हमने प्लॉट किया। तो ये चीज हमको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर से हम बाकी की चीजें समझेंगे। तो फिलहाल के अगर हम ये समझ गए तो हम आगे के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको हम ईसीजी पेपर के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करने का और मेजर कैसे करने का, ये बेसिक कंसेप्ट है। अभी समझते हैं कि डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट सेगमेंट और इंटरवल्स क्या होते हैं। तो जो हमने मेजर समझा था कि पी वेव है, तो पी वेव हमने समझा था कि पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। यहाँ पे हमको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसलिए हम बोलेंगे कि डीपोलराइजेशन इंडिकेट करेगा। लेकिन ये जो डीपोलराइजेशन है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कोइंसाइड करता है।
उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बाद में एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आती है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मतलब जिस टाइम पे हार्ट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है वो आएगा। उसके बाद में निगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा, क्यू वेव। क्यू वेव इंडिकेट करेगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल का डिपोलराइजेशन। उसके बाद में आर वेव आएगी, आर वेव इंडिकेट करेगा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसके बाद में आएगा एस वेव। एस वेव इंडिकेट करेगी बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। मतलब ये जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अगेन एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आएगी जिस टाइम पे हार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और ये इंडिकेट करेगा कि हार्ट कॉन्स्टेंटली डिपोलराइजेशन स्टेट में है। और उसके बाद में फिर एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा जो इंडिकेट करेगा कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब फिर से हार्ट रेडी हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और सबसे आखिरी में एक छोटी सी यू वेव आती है। यू वेव इंडिकेट करती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का रिपोलराइजेशन। तो इस प्रकार से हमको नॉर्मल ईसीजी मिलता है। अब ये जो वेव्स हमने समझी है इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हमको देखनी है और उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पी वेव के एंड के बाद में क्यू वेव के बिगिनिंग तक ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे पी आर सेगमेंट। तो हमको दो चीजें देखनी रहती है, दो चीजें पूछते हैं, एक सेगमेंट पूछते हैं और एक इंटरवल पूछते हैं। तो एक सिंपल सेगमेंट जो रहता है, सेगमेंट में कोई भी वेव नहीं रहती, और जब हम इंटरवल बोलते हैं तो उसमें कोई तो वेव रहती है ना। तो ये डिफरेंस हमको याद रखना है। तो जब हम पी आर इंटरवल बोलते हैं एक्चुअली ये पी वेव के एंड में है और क्यू वेव के स्टार्टिंग में है, लेकिन इसको बोलते पी आर सेगमेंट है ना। तो ये पी आर सेगमेंट हमको क्या दिखा रहा है कि डिले इन एवी कंडक्शन। ठीक है, हमने समझा था कि एसए नोड में से आया और वो एवी नोड में समय ले रहा है ताकि एट्रिया पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, इसलिए पी आर सेगमेंट हमको दिखेगा डिले इन एवी सेगमेंट। उसके बाद में आता है हमारा जो दूसरा सेगमेंट जो है हमको यहाँ पे दिखता है, तो इसको कहते हैं एस टी सेगमेंट। अब ये जो एस टी सेगमेंट है ये एक्चुअली एंड ऑफ द एस वेव और बिगनिंग ऑफ द टी वेव। अगेन ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन रहती है जो हमको दिखाता है कि यहाँ पे जो हार्ट है, हार्ट इज इन डिपोलराइजेशन स्टेट। वेंट्रिकल है वो अभी भी डिपोलराइजेशन स्टेट में है। अब एक चीज और हमको समझी थी कि हमने समझा था कि पी वेव दिखा रहा है कि एट्रियल डिपोलराइजेशन है, तो एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव कहाँ गई? वो बेसिकली क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स में मर्ज हो गई, जिसके कारण से वो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स में मेजर करंट फ्लो होता है, मेजर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसलिए जो एट्रियल रिपोलराइजेशन की जो वेव है वो इसमें मर्ज हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला था कि कुछ इंटरवल्स रहते हैं, तो ये जो इंटरवल है ये वाला, तो उसको हम कहते हैं कि पी आर इंटरवल। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है पी वेव प्लस जो हमारा पी आर सेगमेंट है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये पी वेव का ड्यूरेशन और जो पी आर का इंटरवल हमने समझा था उसका सेगमेंट आ रहा है। तो ये पी वेव और पी आर सेगमेंट आता है, जिसको हम टोटल पी आर इंटरवल बोलेंगे, मतलब ऑनसेट ऑफ पी वेव टू ऑनसेट ऑफ क्यू वेव। ये क्या इंडिकेट करता है? तो हमने हार्ट समझा था और हार्ट में हमने समझा था कि सिर्फ बीच के पोर्शन में ही ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, और यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट हो रही है वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे उसका होल्ड हो रहा है और उसके बाद में वो जो है वो स्प्रेड हो रही है ना, उसके बाद में ये आगे जा रही है। तो ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होने का जो पीरियड है उसको हमने कहा है पी आर इंटरवल। ठीक है, तो ये पी आर इंटरवल क्या इंडिकेट करेगा कि जब ऐसे नोड से इंपल्स निकली है उसके बाद में कितनी देर में वेंट्रिकल डिपोलराइज हुआ, उसको हम पी आर इंटरवल से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में हमने समझा था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो इंडिकेट करेगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद में एसटी सेगमेंट हमने समझा था कि हार्ट डिपोलराइजेशन स्टेट में रहता है, वो आइसोइलेक्ट्रिक है, उस टाइम पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हार्ट में से। उसके बाद में टी वेव आती है। टी वेव जब आती है तब इसमें हमने समझा था कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। तो यहाँ पे और एक इंटरवल होता है, वो है क्यूटी इंटरवल। अब ये जो क्यूटी इंटरवल है ये इंडिकेट होता है ऑनसेट ऑफ क्यू वेव टू एंड ऑफ टी वेव।
ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब हार्ट को डिपोलराइज होने में और रिपोलराइज होने में कितना समय लगता है वो इंडिकेट करता है वेंट्री, ठीक है। तो ये मेजर चीजें आपको समझनी है। यू वेव हमने समझा था कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेजर जो सेगमेंट्स और इंटरवल्स है उसको हमको देखना है। अब सेगमेंट्स हमको समझना है कि इसमें कोई भी वेव नहीं रहेगी और इंटरवल में कोई ना कोई वेव जरूर रहेगी। अब ये नॉमेनक्लेचर समझना जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे कि ये पॉजिटिव क्यों आया, निगेटिव क्यों आया, हम बाकी की चीज़ें नहीं समझ सकेंगे और इसलिए इसमें हमको आगे चल के कंसेप्ट समझने में मुश्किल जाएगी। तो अगर यहाँ तक कि हमको नहीं समझा है तो आप फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए और ये कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अभी हम देखते हैं कि जो ईसीजी का जो पेपर होता है वो किस प्रकार से होता है। उसमें हम देखेंगे कि ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो अगर आप उसके बॉक्स को बहुत बारीकी से देखें तो हर एक बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स एक्स एक्सिस पे और 5 छोटे बॉक्स वाई एक्सिस पे होते हैं। तो ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस है वो इंडिकेट कर रहा है टाइम, वाई इंडिकेट कर रहा है मिली वोल्ट, कितना मिली वोल्ट एम्पलीट्यूड उसका है वो इंडिकेट करेगा। तो अगर हम देखें तो ये जो ईसीजी पेपर है वो एक स्पीड से बाहर निकलते रहता है और उसके ऊपर उसका ईसीजी का ग्राफ आते रहता है। तो ये कितने स्पीड से निकल रहा है उसके ऊपर से आप उसका हार्ट रेट कितना है, बाकी के इसके ड्यूरेशंस कितने हैं वो आप समझ सकते हैं। तो ये ईसीजी पेपर जो मूव कर रहा है वो कर रहा है 25 mm पर सेकंड के हिसाब से, है ना। तो जब 25 mm पर सेकंड के हिसाब से वो आपका ईसीजी पेपर मूव कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां का वो 1 mm का है, मतलब 1 मिलीमीटर का ये बॉक्स ऐसा है और 1 मिलीमीटर का यहाँ पे है। तो 1-1 मिलीमीटर के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो ये टोटल ये कितने, इसका डिस्टेंस कितना होगा एक मेजर बॉक्स का, सिंपल है, ये 5 mm का होगा, है ना। तो 5 mm ऐसा है और 5 mm ऐसा है। तो जब 1 mm का बॉक्स, छोटा सा बॉक्स जो है सबसे स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 mm का है और 25 mm पर सेकंड के हिसाब से ये मूव हो रहा है। तो अगर 25 mm पर सेकंड में मूव हो रहा है तो 1 मिलीमीटर मूव होने के लिए कितना समय लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आएगा आपका 0.04 सेकंड। सिंपल है। 25 mm पर सेकंड के हिसाब से अगर ईसीजी पेपर आपका मूव हो रहा है तो 1 mm आएगा 0.04 सेकंड। तो ये जो छोटा सा बॉक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, तो इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा 0.04 सेकंड। ये आपको याद रखना है और इसी के हिसाब से आपको सारे इसके ड्यूरेशंस निकालने हैं। तो ये जो ईसीजी हम देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे बॉक्स गिन के हम बता सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना है। तो ये 5 जो बॉक्सेस है अगर हम इसको गिने तो 0.04 इंटू 5 0.2 सेकंड। सिंपल है। ये चीज को अगर हम समझ लिया तो हम सारे इसके ड्यूरेशंस और हार्ट रेट और बाकी सारी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम अलग से सेपरेटली समझेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। फिलहाल तो अगर हम ईसीजी को ईसीजी ग्राफ पेपर पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ वो हमको दिखेगा। तो ये जो बड़े बॉक्स है ये 5 mm के हैं और जो छोटे छोटे बॉक्स हमने देखा था कि 1-1 mm के हैं। तो हमको देखना है कि ये वेव कितने बॉक्सेस को कवर कर रही है और उस हिसाब से हम उसका ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। अगर हम समझे कि नॉर्मल हार्ट रेट है, नॉर्मल ईसीजी है, तो नॉर्मल हार्ट रेट होता है हमारा 72 पर मिनट। देखें कि नॉर्मल ड्यूरेशन कैसे होता है। तो पी वेव अगर हम देखेंगे तो पी वेव में हम देख रहे हैं कि 2.5 मतलब 2.5 जो है वो बॉक्स आ रहे हैं, स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं। अब ये 2.5 बॉक्स इज इक्वल टू, एक हमने समझा था कि 0.04 सेकंड का है, तो कितने ड्यूरेशन का हो गया, 0.1 ड्यूरेशन का हो गया। ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 2.5
वो हमारा आएगा 0.1 सेकंड का। ठीक है, और जो हमारा पी आर इंटरवल है ये पी क्यू आर एस टी, बहुत बार यू वेव नहीं आती है ना, तो हमको क्या देखना है कि पी वेव का ड्यूरेशन हमारा आ रहा है 2.5 बॉक्स का, जो 0.1 सेकंड्स का आ रहा है। उसके बाद में हमारा आता है पी आर सेगमेंट। तो पी आर सेगमेंट जो है अगेन ये आधा और ये 2.5 बॉक्स में आता है। इसका भी ड्यूरेशन कितना हुआ फिर 0.1 सेकंड। ठीक है, तो फिर अगर पी आर इंटरवल देखिए, ये पी आर सेगमेंट था इतना, अगर हम पी आर इंटरवल देखें दैट मीन्स पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट, तो पी आर इंटरवल आएगा हमारा 5 बॉक्स का। इसको हम ऐड करेंगे तो वो कितने का ड्यूरेशन हो गया 0.2 सेकंड का। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा कितने ड्यूरेशन में है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा अगेन 2.5 बॉक्स में दिख रहा है, ये आधा, ये 1, 2 और 2.5 2.5 बॉक्स अगेन, ये भी हमारा 0.1 सेकंड का हो गया। उसके बाद अगर हम टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और एस टी सेगमेंट और टी वेव को देखें, जो हमने समझा था कि जिसको हम बोलेंगे क्यू टी इंटरवल, तो क्यू टी इंटरवल कितना आता है इसका 10 बॉक्सेस, 10 छोटे बॉक्स आएंगे इज इक्वल टू 0.4 सेकंड। तो इस प्रकार से आप उसके ग्राफ के ऊपर कितने छोटे बॉक्सेस है उसको गिन के आप उसके इंटरवल्स निकाल सकते हैं। ये हमारे नॉर्मल ड्यूरेशन है, इसको याद रखना भी आसान है। हाफ 2.5 ब्लॉक्स, 2.5 बॉक्स, 5 बॉक्स, 2.5 बॉक्स, 10 बॉक्स, इस प्रकार से अगर इसको याद रखेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा, हमको नॉर्मल ड्यूरेशन याद रहेगा। अब ये ड्यूरेशन वेरिएबल रहता है, 0.1 सेकंड का 0.2 सेकंड हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमको एक नॉर्मल रेंज का एक वैल्यू हमको याद रखने के लिए ये सिस्टम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसका ड्यूरेशन कैसे चेंज होगा, अगर समझो आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो इसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि कम स्पेस में ज़्यादा हार्ट बीट आ रहे हैं तो उसके ड्यूरेशंस कम होने लगेंगे। अगर ब्रैडिकार्डिया हो गया तो ब्रैडिकार्डिया हो गया तो ये वेव्स बड़े बड़े भी आ सकते हैं। तो इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट करके हमको एक आइडिया आता है कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है, एबनॉर्मली स्मॉल है, एबनॉर्मली लार्ज तो नहीं है, तो उस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर ईसीजी ऐसा है और उसको इतना सिंपल है तो फिर एक ही ईसीजी क्यों नहीं दिखता, हमको इतने सारे ईसीजी क्यों दिखते हैं। जब हम स्ट्रिप्स देखते हैं तो उसके ऊपर तो 12 लीड ईईजी हम बोलते हैं कि इतना 12 लीड लेने की क्या ज़रूरत है। जब हमको इसी पे समझ रहा है कि ड्यूरेशन कितना है, रिपोलराइजेशन कैसे हो रहा है, डीपोलराइजेशन कैसे हो रहा है, तो हम इसी के ऊपर से डायग्नोसिस क्यों नहीं दे सकते। क्योंकि जैसे हमने समझा था कि ये हमने एक लीड में का ईसीजी लिया है, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको हमने एक ही डायरेक्शन में असेस किया है। लेकिन हार्ट के अलग अलग हिस्से में अलग अलग इंजुरी करंट या अलग अलग प्रेजेंटेशंस रह सकते हैं, इसलिए हमको उसके हर हिस्से को देखने के लिए बहुत सारे लीड्स लगते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि 12 लीड ईसीजी आपको देना है। तो 12 लीड ईसीजी कैसे बनाना है उसके लिए हमको डिटेल में समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाए जाते हैं और उसके अंदर लीड्स कैसे बनते हैं, कौन सा लीड कैसे डायरेक्शन में काम करता है, और उसके हिसाब से फिर हमको अंदाजा आएगा कि इसका ईसीजी रिप्रेजेंट कैसे होगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल करंट कैसे फ्लो करता है। उसको भी एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में हम उसके असेसमेंट में क्लिनिकली उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे।